नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। खुर्सीपार आईटीआई मैदान में 3 दिन पूर्व हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नेहरू नगर में 2 पड़ोसियों ने एक दूसरे के खिलाफ नगर निगम कार्यालय में की अवैध कब्जे की शिकायत। निगम की टीम ने दोनों के अवैध कब्जों को तोड़ने की कार्रवाई। और दुर्ग नगर निगम आयुक्त ने विभिन्न विभागों का किया औचक निरीक्षण। समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वाले 7 कर्मचारियों का वेतन काटने दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। हुडको वार्ड 70 स्थित उजाड़ पड़े पार्क के संधारण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी पूरे विधि विधान से भूमि पूजन क्षेत्रीय पार्षद सीजू एंथोनी व वार्डवासियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। आमदीनगर हुडको वार्ड 70 स्थित इस पार्क के संधारण की मांग वार्डवासी काफी लंबे समय से कर रहे थे। वहीं क्षेत्रीय पार्षद सीजू एंथोनी की पहल से वर्तमान में इस पार्क को नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इसका विधिवत भूमि पूजन गुरुवार को किया भी गया। इस पार्क में पाथवे के अलावा नए झूले व हरियाली के लिए वृक्षारोपण के साथ ही अन्य सभी वो सुविधाएं जो पार्क में हो वो उपलब्ध कराई जाएगी। वार्डवासियों में भूमि पूजन के दौरान काफी उत्साह नजर आया। सभी ने पार्षद सीजू एंथोनी का साधुवाद करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। को बड़ा गर्व से कहना पड़ रहा है कि हम बहुत अच्छे प्रतिनिधि चुने हैं, जिसके बदौलत ये काम हो रहा है। तो जो इसके लिए ताली बजाइए। हमारे सीजू जी बहुत अच्छे प्रतिनिधि हैं और इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, जो विधानसभा दुर्ग विधानसभा के प्रभारी भी हैं और अपना राजस्व विभाग के प्रभारी भी है। तो ये इससे बड़ा ये हुडको वाले की शान की बात है। हुडको वाले की इज्जत बढ़ जाती है और हम चाहते भिलाई में एक हुडको एक आदर्श साबित हो, जैसे सेक्टर 5 को आज बोलते हैं। अपन चाहते हैं कि उससे भी बढ़िया सेक्टर 5 से भी बढ़िया हुडको का नाम हो और सीजू जी का नाम हो, हुडको वासियों का नाम हो। और आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत। ये वाला पार्क बनेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सब लोग हम लोग इधर उधर पार्क में जाते हैं और फिर आजकल चोरी वोरी का भी समस्या हो जाता है, इसलिए इधर का पार्क बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और प्राय सभी लोग यहाँ आसपास के ही हैं। ये वाला पार्क तो बने ही बने, और साथ में जो पहले पार्षद जो बनी थी ना कुंती साहू, उनका भी पार्क बन जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुंती साहू का भी पार्क बनाना बोल रहे हैं। सीजू भैया जब से आए हैं तब से अभी पूरा अच्छे से कार्यक्रम हो रहा है, हर कार्यक्रम। और अभी विकास का कार्य हुडको का तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी सभी गार्डन में एक दिन करके एक दिन हर गार्डन का उद्घाटन हो रहा है। अभी कल ही MIG2 का उद्घाटन हुआ, यहाँ का भी हो। यहाँ 8 साल पहले से बना है यहाँ का, लेकिन अभी यहाँ पेवर ब्लॉक लगेगा और यहाँ झूला वगैरह सब बच्चे लोगों का खेलने का सब व्यवस्था अच्छा से। और ये पार्क में सीनियर सिटीजन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। उन लोग वॉकिंग कर सकते हैं, हमेशा यहाँ बैठ के अच्छा से बात करना, घूमना फिरना सब अच्छा, बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस प्रकार सेक्टर 5 में बना हुआ है उससे अच्छा हमारे हुडको सेक्टर का बने, बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे हुडको का नाम रहे और एंथोनी भैया का भी नाम रहे। और देवेंद्र विधायक जी है तो वो तो कर ही रहे हैं, हर जगह हर क्षेत्र में विकास का काम देवेंद्र विधायक जी से हो रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ का भी विकास बहुत अच्छा हो और हुडको का नाम हो। कि सीजू जी के कार्यकाल में ये गार्डन इतना अच्छा बने कि पूरे भिलाई में अलग से दिखे, गार्डन के रूप में हुडको को पहचाना जाए, इतना इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। वहीं पार्षद सीजू एंथोनी ने भी कुछ इस तरह की जानकारी दी। ये नया पार्क जो है पिछले 8 साल पहले बना था, उसमें पाथवे में पेड़ ब्लॉक वगैरह का उद्घाटन आज हो रहा है। झूला लाइट सबका आज उद्घाटन करें बुजुर्गों के, मतलब यहाँ के लोगों की मांग थी, तो उसको तत्काल प्रभाव से मतलब जैसे ये टेंडर हो गया है उसका काम चालू हो जाएगा कल से। जैसे कि सभी वार्डों में ओपन जिम का भी लगभग टारगेट में है और लोगों की मांग है, यहाँ क्या ओपन जिम लोगों की मांग के हिसाब से उसका भी प्रपोजल दिए हैं। अभी अगले मार्च बजट में वो भी हो जाएगा। यहाँ पे ओपन जिम 2-3 जगह अपन चिन्हित किए हैं, उसमें हो जाएगा।
बहरहाल भूमि पूजन के पश्चात जल्द ही इस पार्क के संधारण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। पूर्ण रूप से तैयार पार्क लोगों को सुविधाएं प्रदान करेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर निगम जोन 1 कार्यालय राजस्व विभाग की टीम द्वारा नेहरू नगर में 2 अवैध निर्माणों को ढहाने की कार्रवाई की गई। अवैध निर्माणकर्ताओं को 10 फरवरी तक कब्जा हटा लेने की चेतावनी निगम प्रशासन द्वारा दी गई थी और नहीं हटाए जाने पर गुरुवार को कार्रवाई की गई। एक दूसरे के खिलाफ 2 पड़ोसियों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत नगर निगम कार्यालय जोन 1 में की गई थी, जिस पर नगर निगम प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों को 10 फरवरी तक कब्जा हटा लिए जाने निर्देशित किया गया था। निर्धारित तिथि पर जोन 1 के राजस्व विभाग की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची और एक पक्ष के अवैध निर्माण को जेसीबी से गिरा दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष के अवैध निर्माण के अंतर्गत आने वाली सीढ़ी को जेसीबी से नहीं हटाया गया। दूसरे पक्ष द्वारा स्वयं वेल्डर को बुलाने और सीढ़ी को कटवाने की मांग जोन के अधिकारियों के समक्ष रखी गई, जिसके लिए अधिकारी शहर से तैयार हो गए और जेसीबी को किनारे खड़ा करवाकर वेल्डर के आने का इंतजार करते रहे। इस दौरान बर्बाद हो रहे वक्त को अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया, जिससे पहले पक्ष में नाराजगी देखने को मिली कि नगर निगम की टीम ने आते ही जेसीबी से उनका कब्जा तो तोड़ दिया, लेकिन दूसरे पक्ष का कब्जा तोड़ने इतनी रियायत क्यों दी गई। मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने पुलिस बल भी तैनात था। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के अधिकारी सिद्धार्थ साहू ने दी। दोनों पक्षों ने आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाया कि कब्जा किया हुआ है राष्ट्रीय जमीन पे, और राम साहू ने यहाँ पे एक शेड बनाया हुआ था, उसको हटाया गया। वो स्वयं से वैसे शेड के शीट को हटा दिए थे, लेकिन स्ट्रक्चर को नहीं हटाया था, उसको हमने हटा दिया है। और जो लिपि घोष उनका सीढ़ी बाहर निकाला हुआ था अपने भूखंड से, उसको हटा दिया गया है। इतनी कार्रवाई आज की गई है, जिसमें पुलिस बल और नगर अधिकारी मौजूद हैं। सर, चूँकि दूसरे पक्ष का कहना है कि नगर निगम की टीम द्वारा आते ही हमारे उसको गिरा दिया गया शेड को, इन्हें काफ़ी टाइम दिया गया अपना। हाँ, सबको जो धारा 307 के तहत 2 बार पहले नोटिस दी गई थी। उसके बाद अंतिम सूचना के तौर पे 10 तारीख को कार्रवाई किया जाएगा अगर स्वयं से नहीं हटाते। इसका उल्लेख करते हुए 10 तारीख का निर्धारण किया था 11 बजे समय का, लेकिन उन्होंने अपने द्वारा स्वयं से हटाया नहीं गया, इस कारण से हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई से प्रभावित दोनों पक्षों के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 1 नेहरू नगर में निवास करता हूँ। मैं अपने घर के सामने गैरेज बना के रखा था, कार्य पूर्ण नहीं हुआ था घर का, इसलिए मैं गैरेज बना के रखा था। मेरे पड़ोसी द्वारा बार बार आवेदन लगाया जा रहा था नगर निगम में, कलेक्ट्रेट में, कि अवैध निर्माण है करके, और नेहरू नगर में ऐसा अवैध निर्माण कभी नहीं हो, ना किसी का प्लाट में अवैध निर्माण होता है, ना किसी में तरह से कोई अवैध नहीं रहता। लेकिन मेरे पड़ोसी द्वारा बार बार आवेदन देके मेरे को परेशान किया गया, मेरे बच्चे लोग को परेशान किया गया। मैं इसका वीडियो भी बना के रखा है, मेरे बालक 8 साल का है वो। और मेरा तो तोड़ने में बहुत नगर निगम ने बहुत जल्दी दिखाई मेरे सेट को, लेकिन मेरे पड़ोसी अमिताभ घोष का सीढ़ी निकालने में बहुत देर लगाया है और देर किए। मैं यही चाहता हूँ अब मैं भी शांति रहूँ, वो भी शांति से रहें। मेरे को कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन बार बार आवेदन दे के परेशान करना, यहाँ जाना वहाँ जाना ऐसे करके, और बाहर से लड़कियों को ला के मेरे घर पे भी गाली गलौज की है, वीडियो बना के रखा हूँ मैं। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि अब यहीं समाप्त हो जाए। पड़ोसी हैं और बाकी तो पूरा घिरा हुआ एरिया है, ये सभी का अवैध है, ऐसा नहीं है किसी का भी निकालोगे सबका अवैध है। और मेरे घर के पीछे शेड में अभी भी मेरा बालक शरद दुबे जी को बोले हैं कि एक शेड में कॉलम पे एक शेड खड़ा करके रखा हुआ है, वो उसको अभी हटाया नहीं गया। वो देख सकते हैं, मेरे यहाँ सीढ़ी नहीं बना है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, उनके यहाँ सीढ़ी है, उनके सीढ़ी में जाके चढ़ के देख सकते हैं। आज ये कि सर मेरे को इन्होंने कागज़ दिया था कि उसके नाम से आप कंप्लेन किए हो। इसने गुमटी बनाया था सर, जो मेरे आधे घर को रोक रहा था, ये देखिए उसने इसको दिखाने से कुछ नहीं है। तो मैं आधे घर में पूरा सर मेरा ढक रहा था, वो स्लाइंटिंग जो पानी का था वो मेरे घर पे डाला था, पूरा पानी आ रहा था, मेरे घर का धूप पूरा ख़त्म हो रहा था सर। उसके बाद मैंने कंप्लेन दिया, जोन आयुक्त को दिया, आयुक्त को दिया, कलेक्टर को दिया। उसके बाद देशमुख है जो भवन अनुज्ञा अधिकारी, उन्होंने दिमाग लगाया, क्योंकि इसका भाई प्यून है और ये ठेकेदार के अंडर में ठेकेदार है,
तो उसके खातिर इन्होंने हम लोग को क्या किया कि मेरे को बोले कि आपका भी सीढ़ी टूटेगा। सर मैं यही पूछ रही, कोई मर्डर करता है तो उसको इतनी बड़ा सजा मिलता है और एक थप्पड़ मारता है उसको सेम सजा होता है। मुझे ये बोला गया कि उसके नाम से आपने कंप्लेंट किया तो आपका भी सीढ़ी टूटेगा, जबकि मेरा सीढ़ी थोड़ा सा ही था। और मेरे स्ट्रीट में सर पूरे आप आके निरीक्षण करके देखिए आप लोग कि पूरे A to Z पूरों ने सबने घर बनाया है इस तरीके से। मौजूद है नेहरू नगर में। आप देख सकते हैं हमारे अभी कुछ क्षणों पूर्व नगर निगम जोन एक कार्यालय की टीम द्वारा यहाँ दो अवैध कब्जेधारी है शिकायत करता है, जो लगातार एक दूसरे को लेकर के शिकायत करते आए हैं कि इनके द्वारा अवैध कब्जा किया गया, अतिरिक्त निर्माण किया गया है निर्धारित जगह से। तो अभी नगर निगम की टीम द्वारा यहाँ पर कार्रवाई करके गई है और ये यहाँ पे जो कुछ देर पूर्व तक जो सीढ़ी लगाई गई थी उसे JCB के माध्यम से हटाया गया है। और ये जो अवैध कब्जेदारी है सामने निवासरत है, इनके द्वारा अपने घर के सामने ये शेड का निर्माण किया गया था, जिससे भी निगम के अधिकारियों द्वारा हटाया गया। लेकिन चूंकि जो राम साहू करके हैं उनका कहना है कि मेरे अवैध कब्जे को हटाने नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बेहद दिलचस्पी दिखाई गई। आते ही बिना किसी तरह की चर्चा के अवैध JCB से अवैध कब्जे को हटा दिया। लेकिन इनके पड़ोस में जो कब्जा है उसे हटाने के लिए नगर निगम के अधिकारी लगातार सोच में डूबे रहे। हालांकि नगर निगम का अमला पूरे संसाधनों के साथ लैस था और ये अवैध कब्जे को हटाने तत्काल कार्रवाई की जा सकती थी। बावजूद वो जो दूसरा पक्ष है लिपि घोष, उनके द्वारा स्वयं के आदमी बुलाए गए और जिनके द्वारा फिर यहाँ पे कटिंग मशीन से उनकी सीढ़ी को काटा गया। तो इस तरह से दोनों पार्टियों द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन हमारे पहुँचने के पूर्व हमारे द्वारा देखा गया ये यहाँ का जो कब्जा है ये इनके द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन वो कब्जा यथावत था। बहरहाल इस एरिया में जहाँ पे अभी इस वक्त हम मौजूद हैं, लगातार अतिरिक्त निर्माण आप देख सकते हैं इस स्ट्रीट में लगातार सभी के द्वारा अपने मकानों के सामने अवैध कब्जे किए हुए हैं। इसकी जानकारी भी नगर निगम के अधिकारियों को है, लेकिन इसे देखकर भी अनदेखा किया जाता है। क्योंकि नगर निगम का स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारे पास शिकायत आएगी, उसके जांच के उपरांत ही हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस दोनों शिकायत और जांच के दरमियान काफ़ी तरह के लोग अपने अपने बलबूते पर अपने सोर्स के माध्यम से जांच के कार्य को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस कार्रवाई पे नगर निगम के अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि दोनों को 10 तारीख तक की मियाद दी गई थी और आज इसको अवैध कब्जे को हटाने का मतलब तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। अब यह कितना स्पष्ट है इस कार्रवाई से, हालांकि दोनों पक्ष संतुष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पक्ष द्वारा इस कार्रवाई को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। दुर्ग शहर विधायक ने थगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट का किया निरीक्षण। किड्स जोन, फूड जोन व बोटिंग की सुविधा जल्द विकसित करने अधिकारियों को 3 माह का दिया निर्देश। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण किया और पेंडिंग कार्य को 3 माह में पूरा करने के निर्देश दिए। शहर विधायक अरुण वोरा के निरीक्षण के दौरान निगम के अधिकारी भी यहां मौजूद रहे, जिन्हें निर्देशित करते हुए शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट पर किड्स जोन, फूड जोन सहित बोटिंग की सुविधा भी विकसित करें। उन्होंने वॉकिंग जोन के अलावा गार्डन और पार्किंग स्थल के कार्य तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान निगम के अधिकारियों के साथ दुर्ग नगर निगम के एल्डरमैन राजेश शर्मा, पूर्व पार्षद विजेंद्र पटेल व शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पप्पू श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। इस संबंध में शहर विधायक अरुण वोरा ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग भिलाई के लिए ये बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थान बनने जा रहा है। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और लगभग 1.5 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और 9 माह की अवधि में बन जाना चाहिए था। अभी लगभग 50% कार्य हुआ है। हमने अधिकारियों से कहा है कि इस कार्य को मार्च तक पूरा करें ताकि इसका लाभ दुर्ग वासियों को मिल सके। ये बहुत ही अच्छा स्पॉट बनेगा जिसमें किड्स जोन रहेगा, फूड जोन रहेगा और नौका विहार होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो दुर्ग भिलाई वासियों के लिए अनोखी होगी। तो कब तक इसका काम पूरा होना चाहिए? इसमें लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। 7.5 करोड़ का कार्य हो चुका है। शेष जो बचत कार्य है उसको मार्च तक पूरा करने का है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान अहमद 1 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंचे। यहां वे समाज के लोगों व छात्रों से रूबरू हुए।
देश भर में घूम घूम कर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा शिक्षा व संस्कार के क्षेत्र में पहल की जा रही है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी कड़ी में अपने छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर भिलाई पहुंचे। भारतीय युवा मुस्लिम विद्यार्थियों के इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान अहमद स्टूडेंट मीट के तहत छात्रों व पालकों से रूबरू हुए व शिक्षा व संस्कार के क्षेत्र में चर्चा की और उचित जानकारियां दी। संगठन के प्रचार प्रसार व शिक्षा हित में किए जा रहे पुनीत कार्यों को उन्होंने ग्रैंड एशियन न्यूज से साझा किया। साथ ही वर्तमान में कर्नाटक में हुए हिजाब मामले में भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये छत्तीसगढ़ का हमारा जो दौरा है उसका बेसिक उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ में एसआईओ पिछले कई सालों से 10 साल से काम कर रही है शिक्षा के मैदान में, उससे आगे बढ़कर जो है वो नैतिक तौर पर लोगों को डेवलप करने के हवाले से। तो संगठन का इस साल का जो कुछ भी प्लान बना है उसको देखने के लिए और संगठन के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए, इसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, और 2 साल से पेंडेमिक वगैरह से एजुकेशन का जो लॉस हुआ है उससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को मदद कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आए हुए थे। पर्दा प्रथा को लेकर अभी जो कर्नाटक में मुद्दा उठा है उस पर आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, जब से हिजाब का इशू उठा है पहले दिन से एसआईओ ऑफ इंडिया काम कर रही है उस पर, और हमारा ये मानना है कि ये हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का मसला है, ये बेसिक फ्रीडम का मामला है। हमारा संविधान भी और इंसानी उसूल भी यही बताता है कि हर इंसान को इसकी आज़ादी है कि वो अपने धर्म का पालन करे। अब कोई लड़की अगर एजुकेशन परस्यू करना चाह रही है और आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि अपने धर्म और एजुकेशन में से किसी एक को सिलेक्ट करें, तो ये बिल्कुल गलत बात है, और हम समझते हैं कि लड़कियों को इस बात का अधिकार है और उनको उसका अधिकार मिलना चाहिए। आप एक नेशनल प्रेसिडेंट हैं अपने संगठन के, हर प्रदेश में आपका दौरा रहता है। आपके संगठन का जो काम है वो कितना हद तक बोलता है शिक्षा के क्षेत्र में, जो अवेयरनेस है धर्म के लोगों में कितना है, कितना अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं? देखिए, एसआईओ ऑफ इंडिया पिछले 40 वर्षों से पूरे भारत में काम कर रही है, और हम सिर्फ भारत ही की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन में भी हम जो काम करते हैं तो वो पॉलिसी इंटरवेंशन का भी काम होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हो या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर हो, नई नई जो एजुकेशन पॉलिसीज आती है उस पर भी काम करते हैं, करियर गाइडेंस और स्कॉलरशिप्स पर भी प्रोग्राम्स करते हैं। उसके अलावा जो वो एजुकेशन के अलग अलग मुद्दों पर काम करते हैं। और पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन बढ़ रही है, इनरोलमेंट बढ़ रहा है। हर साल जो ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आती है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में मुस्लिम स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हो रहा है। उनकी समस्याएं बहुत कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी कम्युनिटी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल भिलाई में और छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो नेचर से बहुत करीब हैं, और उसकी वजह से जो मेट्रोज़ में या बहुत सारी जगहों पे हमको नैतिकता के हवाले से जो प्रॉब्लम्स दिखते हैं, जो मोरल क्राइसिस दिखता है, वो तो यहाँ पर नहीं महसूस हुआ। बाकी जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि चूँकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। भारतीय युवा मुस्लिम विद्यार्थियों के अंतर्गत आने वाली संस्था देश विदेश में घूमकर शिक्षा व नैतिकता का पाठ विद्यार्थियों को पढ़ा रही है। कोरोना काल के दौर में भी संस्था ने गाइडलाइनों के तहत शिक्षा का अलख बच्चों में जगाया। निश्चित ही विद्यार्थी इससे शिक्षित होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। संस्था का ये कार्य बेहद सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण के कार्य से प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच करेगा प्रदर्शन। दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत उतई अंडा और बोरसी के बीच सड़क चौड़ीकरण का कार्य जारी है, जिसके दायरे में गांव के आबादी क्षेत्र भी आ रहे हैं, जिनका सर्वे किए बगैर उन्हें अवैध कब्जाधारी बताकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे आक्रोशित स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ता शुक्रवार को उतई से प्रभावित को मुआवजे की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जिसकी जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के कार्य में प्रभावित के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क निर्माता एजेंसी के द्वारा किए जा रहे मनमानी को लेकर शुक्रवार को धरना प्रदर्शन कर शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाएगा, ताकि प्रभावितों को उनका उचित हक मिल सके। इस संबंध में मीडिया के समक्ष शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लोक निर्माण विभाग द्वारा उतई, रिसामा और बोरसी हनुदा के बीच में अनेक सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसके दायरे में किसानों की लगानी खेती की भूमि और प्रचलित आबादी में कब्जाधारी जो हैं
उन ग्रामीणों का जो ढांचा है, मकान है, उस दायरे में आ रहा है। लोक निर्माण विभाग ने प्रचलित आबादी के इन कब्जाधारियों को अतिक्रमणकारी बता करके अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है, जबकि कानून के अनुसार प्रचलित आबादी के क्षेत्र में जो कब्जाधारी ग्रामीण हैं, निवासी हैं, वह कानूनन उस कब्जे वाली जमीन के भूस्वामी होते हैं और उन्हें उसी प्रकार मुआवजा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार और छत्तीसगढ़ राज्य के पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन नीति के अनुसार जिस प्रकार लगानी जमीन के किसानों को अधिकार प्राप्त है। पीडब्ल्यूडी ने बिना मुआवजा दिए जो तोड़फोड़ किया है, आधा दर्जन गांव के सैकड़ों किसान ग्रामीण इसके दायरे में हैं। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने इन प्रभावित ग्रामीणों और किसानों को न्याय दिलाने का, मुआवजा दिलाने का एक अभियान चलाया हुआ है। हमने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की ओर से पिछले दिनों अंडा में एक प्रदर्शन किया था। एसडीओ को आवेदन लगाया गया है, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगभग 1 महीने का समय हो रहा है। अब हम कल 11 तारीख को सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित लगानी जमीन वाले और प्रचलित आबादी के पट्टा के जो कब्जाधारी ग्रामीण हैं, उन्हें मुआवजा की मांग को लेकर के कल 11 फरवरी को उतई में हम दोबारा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और यह आंदोलन तब तक हम जारी रखेंगे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की ओर से, जब तक सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित प्रचलित आबादी के कब्जाधारी और लगानी जमीन वाले किसानों को 4 गुना के दर से मुआवजा शासन नहीं दे देती है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है।
हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। प्रथम वाहिनी के समीप नगर निगम द्वारा बनाया गया SLRM सेंटर अनुपयोगी साबित हो रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद से ही इसमें ताला जड़ दिया गया है, जिससे यह सेंटर दिखावा मात्र साबित हो रहा है। शहर से निकले सूखे और गीले कचरे के पृथकीकरण और उसे उपयोगी बनाने नगर निगम द्वारा प्रथम वाहिनी के समीप SLRM सेंटर का निर्माण लाखों रुपए की लागत से किया गया था। कार्य पूर्ण होने के बाद से ही इसमें ताला लगा दिया गया है। जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण कराया गया था वह कारगर साबित होता नहीं दिखाई दे रहा है। पेयजल और शौचालय की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराई गई है, लेकिन घरों से निकले सूखे और गीले कचरे को उपयोगी बनाने कार्य आरंभ नहीं किया जा सका है। सेंटर दिखावा मात्र साबित हो रहा है। इससे नगर निगम की कार्य प्रणाली पर अब सवाल खड़ा होने लगा है। शहर को कचरा मुक्त करने नगर निगम प्रशासन द्वारा एक महती योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत सूखे कचरे को बेचने और गीले कचरे से खाद बनाने एक अच्छी योजना की शुरुआत की गई थी, जो काफ़ी दिनों तक देखने को भी मिली और नगर निगम द्वारा लगातार खाद गीले कचरे से खाद बनाकर उसे बेचा जाता था और सूखे कचरे को अन्य स्थानों पर जो उनका उपयोग करने वाले अन्य संस्थान उन्हें सौंपा जाता था। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के समीप एक नगर निगम द्वारा लाखों रुपए की लागत से बनाया गया SLRM सेंटर में। इस SLRM सेंटर का निर्माण काफ़ी वक्त पूर्व हो चुका है। यहाँ तमाम संसाधन उपलब्ध कराए जा चुके हैं, टॉयलेट से लेकर पानी से लेकर के उत्पादों को तैयार करने को लेकर, लेकिन अभी तक इसका शुभारंभ नहीं किया, किन्हीं कारणों से इसका शुभारंभ नहीं किया जा सका है। ऐसे में नगर निगम की जो महती योजना है, जो फाइलों में बंद होकर ही कहा जाए तो फाइलों में ही बंद होकर रह गई है। इस योजना का शुभारंभ नहीं होने से नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि जो शहर के दूसरे अन्य स्थानों में भी SLRM सेंटर है, वहाँ भी कार्य की गति काफ़ी धीमी है। तो सूखा और गीला कचरा जो सफाई मित्रों द्वारा बराबर पहुँचाया जाता है विभिन्न माध्यमों से सेंटरों में, SLRM सेंटरों में कलेक्ट भी किया जाता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। अब जिस योजना को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के, लाभ कमाने के उद्देश्य को लेकर के नगर निगम द्वारा जो यहाँ पे इस सेंटर का निर्माण किया गया था वो अनुपयोगी साबित हो रहा है। इस परिसर के अंदर भी कई जगह पे डिस्पोजल से लेके पानी पाउच डिस्पोजल से लेके तमाम वो सब चीज़ें पड़ी हुई है, जिसका उपयोग दूसरे पदार्थों के लिए किया जाए तो नशाखोरी के लिए किया जाता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इसे लेकर के उदासीन बने हुए हैं। ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि शहर को कचरा मुक्त बनाने नगर निगम की ये कवायद कहाँ तक कारगर साबित होती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। दुर्ग निगम आयुक्त ने विभागों का किया औचक निरीक्षण। निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वाले 7 कर्मचारियों का काटा वेतन। दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने निगम कार्यालय पहुंचकर विभागों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में जाकर अटेंडेंस रजिस्टर की जांच की और 7 कर्मचारियों के निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने की स्थिति में 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इस मौके पर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय पर सभी कर्मचारी अपने विभागों में उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा
ऐसा नहीं होने की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने नए नियम लागू करते हुए शासकीय दफ्तरों का समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया है। साथ ही शनिवार व रविवार को शासकीय अवकाश घोषित किया है। ऐसे में विभागीय कार्यों को समय पर पूर्ण करने निर्धारित समय में कर्मचारियों के विभागों में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा नगर निगम भिलाई चरोदा में सफाई कर्मचारियों को निःशुल्क सूखा राशन किट का वितरण किया गया। अक्षय पात्र फाउंडेशन भिलाई के सेक्टर 6 में स्थित है, जिनका मुख्य कार्य जिले के लगभग 200 सरकारी विद्यालयों के करीब 25,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना है। परंतु कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से सभी सरकारी व निजी विद्यालय बंद है। संस्था द्वारा सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए चरोदा निगम के सफाई कर्मचारियों को निःशुल्क सूखा राशन किट का वितरण किया गया। अक्षय पात्र फाउंडेशन भिलाई द्वारा इन्हें राशन किट वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सूखा राशन, फैमिली किट में दैनिक आवश्यक सामग्रियां जैसे आटा, दाल, चना, मसाले, तेल, शक्कर एवं चावल आदि दिए गए। संस्था द्वारा तकरीबन 152 जरूरतमंद कर्मचारियों को किट का वितरण किया गया। पिछले वर्ष भी कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान भी संस्था द्वारा मई 2020 से दिसंबर 2020 तक रायपुर, भिलाई व अन्य क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया और लगातार सहायता भी की जाती रही। संस्था द्वारा भोजन केंद्रीकृत किचन में सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन एवं हाइजीन तरीके से तैयार किया जाता है तथा भोजन अथवा राशन किट वितरण के समय मास्क, सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसे लेकर संस्था के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये हमारी जो संस्था है अक्षय पात्र फाउंडेशन जो सेक्टर 6 भिलाई में है, इनका मुख्य कार्य जो है स्कूलों में मध्याह्न भोजन देना है। क्योंकि जैसे कि अभी स्कूल वगैरह जो है वो बंद है, तो संस्था द्वारा क्या है एक और जो है सामाजिक कार्य जो है शुरू किया गया, जिसमें जो साफ़ सफाई के कर्मचारी हैं और जो डोर टू डोर कचरा उठाते हैं और नाली वगैरह साफ़ करते हैं, इनको जो है सूखा राशन के माध्यम से और पके हुए भोजन के माध्यम से सहायता प्रदान करने का एक पहल किया गया है। जिसमें जैसे कि आज हम लोग जो है नगर निगम चरोदा में जो है हम लोग जो भी नाली कर्मचारी हैं या जो साफ़ सफाई कर्मचारी हैं उनको एक सूखा राशन का जो है किट दे रहे हैं। और ये 2 महीने तक हम लोग इस महीने एक दिए हैं, अगले महीने एक और देंगे। और प्रतिदिन जो है भोजन का जो है एक उनको जो है हर सेंटर जो भी इनके मणि कंचन केंद्र सेंटर है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए जो है हम लोग पका हुआ भोजन उपलब्ध कराएंगे। सर अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम विकास यादव है, मैं अक्षय पात्र में क्वालिटी ऑफिसर हूँ। खाने की गुणवत्ता की जाँच वगैरह सब मैं ही करता हूँ। बहरहाल अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा कार्य बेहद सराहनीय है। इससे गरीब हितग्राहियों को उनके जरूरत की सामग्रियां समय पर उपलब्ध हो जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। खुर्सीपार थाना पुलिस ने 3 दिन पूर्व ITI मैदान में हुए एक युवक की हत्या का खुलासा किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ITI मैदान खुर्सीपार में बीते 7 फरवरी को हुई हत्या के मामले में दुर्ग पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता के दौरान दुर्ग पुलिस अधीक्षक BN मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक श्याम कुमार द्वारा आरोपी बलराम क्षत्रिय के निजी जीवन को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिस पर आवेश में आकर बलराम क्षत्रिय और साथी झूमन साहू ने पास में रखे पत्थर से श्याम कुमार के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके बाद मौके पर ही मृतक की मौत हो गई। वही मामले में एक और आरोपी यशवंत यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि यशवंत यादव ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। थाना खुर्सीपार में जो ITI मैदान है उसमें एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें उसको जब विवेचना करने पे पता चला कि उसकी हत्या किसी के द्वारा कर दी गई थी। इस संपूर्ण मामले में थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा इस CSP के सुपरविजन में इस मामले की विवेचना की गई और विवेचना के दौरान ये पता चला कि वो मृतक है वो अपने किसी दोस्तों के साथ में घटना से पहले कहीं निकला था। इन्हीं चीज़ों को तस्दीक करते हुए ये पता चला कि उसके कुछ दोस्त हैं जिनसे उसका कुछ विवाद हुआ था और साथ ही एक गवाह भी मिला जिसने जो आरोपी हैं उनको वहाँ से जाते हुए देखा भी था। इन्हीं बातों को तस्दीक करते हुए ये पता चला कि जो आरोप झूमन साहू और बलराम क्षत्रिय ने मिलकर उसकी हत्या की थी
हत्या के पीछे जो रीजन था वो ये था कि जो मृतक है वो बलराम क्षत्रिय को कुछ पर्सनल व्यक्तिगत कमेंट करता था, जिससे वो काफ़ी चिढ़ा हुआ था और वो उसी के बदला लेने की नीयत से उसकी हत्या उसने कर दी। बाद में वो यशवंत कुमार यादव के यहाँ गए थे घटना के बाद में, तो उसको भी साक्ष्य जो नष्ट करने के आरोप में आरोपी बनाया गया है और इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जस्ट कुछ शराब का नशे करने के इस तरह के उनके रिकॉर्ड है, बाकी आपराधिक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं करना। जो उसके बहुत उसके व्यक्तिगत कमेंट थे जिससे वो चिढ़ा हुआ था। महज 72 घंटों के अंदर पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए अपनी बेहतर कार्यप्रणाली को साबित किया है। फिलहाल तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से राव बिनमल ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ वक्त हो रहा है एक और छोटा सा ब्रेक का। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपाइयों ने कांग्रेस का दामन थामा। गुरुवार को सेक्टर 5 भिलाई स्थित विधायक कार्यालय में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और MIC मेंबर लक्ष्मीपति राजू की मौजूदगी में खुर्सीपार क्षेत्र से लोगों का हुजूम कांग्रेस में शामिल हुआ। बता दें कि इसमें कई ऐसे बड़े चेहरे थे जो कि भाजपा और श्री राम जन्मोत्सव समिति से जुड़े हुए थे। इससे खुर्सीपार क्षेत्र में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर ली है। बहुत सारे मजबूत
जनाधार वाले साथी जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर पदस्थ थे, उसमें से कई साथी संगठन मंत्री, वार्ड अध्यक्ष, पूर्व पार्षद के प्रत्याशी, चुनाव प्रभारी, मंडल पूर्व अध्यक्ष, मंडल के महिला मोर्चा के अध्यक्ष, इस तरीके से बहुत सारी बड़ी संख्या में हमारे कुर्सी पार के वरिष्ठ नेता भोलू श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो कांग्रेस परिवार में जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो पिछले 3 साल के काम हैं, जिस तरीके से जनता के बीच में उनकी सक्रियता है, उसको देखते हुए ये साथी आज कांग्रेस पार्टी की रीति नीति पे विश्वास करके आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से हम इन नए साथियों के साथ मिलकर और पूरी टीम के साथ मिलकर जनता की सेवा करते रहेंगे और भूपेश बघेल जी के बताए हुए पद चिन्हों पे, मार्गों पे हम लोग चलते रहेंगे। 2023 के चुनाव को देखते हो कहीं इसकी तैयारी तो नहीं है जो लोगों को? देखिए, ऐसा है कि तैयारी वो लोग करते हैं जो रेगुलर कनेक्टेड नहीं रहते हैं लोगों से। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तैयारी करते हैं चुनाव की, वो 6 महीने पहले आते हैं, 2 महीने पहले आते हैं, लेकिन हम हर रोज कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, हम खुद और सभी कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच में रहते हैं और ये तैयारी नहीं है, ये सेवा है। हम लगातार सेवा भाव में काम करते हैं और जो लोग इस सेवा भाव में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहते हैं, हम उन सबका स्वागत करते हैं। बीजेपी क्या कहना है? चल रहा था, काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे कि हमको कौन सा बेटर ऑप्शन है, तो इनके पास बेटर ऑप्शन मिला है। कांग्रेस विधायक आदरणीय देवेंद्र यादव जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, ये उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर ये कांग्रेस प्रवेश किए हैं। मैं इन सबको अपनी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं। कहीं ये मिशन 2023 की शुरुआत तो नहीं है? हम लोग निरंतर काम करते हैं, हम लोग अभी मिशन 3000 तक का काम कर रहे हैं। विपक्ष नहीं छोड़ेंगे तो काम कैसे करेंगे? विपक्ष को पूरा खत्म कर दिया आप लोग, विपक्ष नहीं बचा तो काम कैसे करेंगे? थोड़े बहुत हम लोग वहाँ छोड़ के रखे हैं। जो लगभग कितने लोगों ने कांग्रेस प्रवेश किया? अभी एग्जैक्ट आपको इसकी लिस्ट दे दी जाएगी, लेकिन काफ़ी सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर, एग्जैक्ट संख्या आपको अभी बता देंगे। बताइए। हमारा मिले साथ में थे हम भाजपा के, और शायद अभी हमारी विचारधारा अलग हो गई होगी ऐसा लगता है, इसलिए हम साथ छोड़ दिए हैं। हमारा विचारधारा यहाँ दुर्ग से है, भिलाई से है, भिलाई की जनता से है, और भिलाई में जो कार्य हो रहे हैं, जो विकास हो रहे हैं, उससे है। किसी के घर में बंगले की चाकरी करने से विकास नहीं होता है, क्षेत्र में उतर के काम करने से विकास होता है, और सिर्फ यही देख करके मैं देवेंद्र यादव जी के साथ जुड़ा हूँ। फेसबुक, ट्विटर, अन्य जो माध्यम है आपके, जी, कैसे करेंगे उसको? माध्यम तो जैसा है कि जहाँ जैसन तहाँ तैसन ना करे तो मरद कैसन, हमारी बिहारी में कहावत है, बस उसी के तहत चलेंगे। जिस जगह रहेंगे उसी के वहीं रहेंगे। पहले भी कांग्रेस में थे, तब भी कांग्रेस के गुण गाए थे, और इस प्रकार से मेरी प्रवेश नहीं है, ये मेरा घर वापसी है। और सीधी बात बोलूँगा, मैं घर वापसी है मेरी, कुछ सोच विचार के आया हूँ, है ना। संदीप शर्मा। क्यों तोड़े? बात भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ने की नहीं है। पिछले 25-30 सालों से हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, और हमारे जो साथी आज हमारे साथ आए हैं, इसमें कई लोग 20 साल से, कई लोग 15 साल से काम कर रहे थे। युवा आज क्या चाहता है? युवा सिर्फ भविष्य देखना चाहता है अपना, और हर युवा को आज कुर्सी पर का युवा हो, चाहे भिलाई का, चाहे छत्तीसगढ़ का हुआ हो, हर युवा को माननीय हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी में अपना भविष्य दिखता है। सबको पता है कि आज अगर भविष्य बनाना है, और भविष्य को अगर भिलाई को कोई बनाएगा तो वो हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी है, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, और कांग्रेस पार्टी है जो इस छत्तीसगढ़ का विकास कर सकती है। इसलिए युवा आज इनके साथ है। मैं राकेश श्रीवास्तव, पूर्व में जिला मंत्री युवा मोर्चा का, जिले का जिला मंत्री रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ युवा मोर्चा का, कुर्सी पार का 2-3 बार प्रभारी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। 30 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़े रहे, कई उसमें विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं आपको नेता मिले, कई मंत्री मिले, है ना। क्या उनके कार्यों से आप खुश नहीं थे? नहीं। क्या ऐसी वजह थी कि जो देवेंद्र जी का आपको दामन थामना? 30 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी में हम जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, तब भारतीय जनता पार्टी भी उस समय युवाओं के लिए सोचती थी, युवाओं के बारे में बात करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी अपने पद से ये हो चुकी है, मतलब झड़ गई है, वो विमुख हो चुकी है। आज उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करने से ठीक होगा और क्या करने से ठीक नहीं होगा। भिलाई सेक्टर 7 सड़क 39 क्वार्टर नंबर 2B में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई।
यह मकान बीएसपी कर्मी सुरेंद्र पानी के नाम से अलॉट हुआ था। आगजनी से घर के अंदर रखी स्कूटी और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। वहीं घर के बाहर खड़ी कार के शीशे भी तोड़ दिए गए। प्रार्थी ने मामले की शिकायत भिलाई नगर थाने में कर दी है। मामले को लेकर उप निरीक्षक राजीव तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहाँ पर अभी वायरिंग का या रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो घर में प्रार्थी ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई कि वह अपना काम खत्म करके जब अपने मूल निवासी स्थान सेक्टर 6 क्वार्टर नंबर 8 सड़क 82 में रात्रि विश्राम करने चला गया। तो उसके बाद जब अगले दिन सुबह 10 तारीख को घर पुराने रिनोवेटेड मकान में आकर देखा कि उसके घर में आग लगी हुई थी। फिर उसने बताया कि उसके घर गेट का दरवाज़ा टूटा हुआ था और घर के रखे हुए एक्टिवा वाहन चार पाई तथा घर में जो वायरिंग हुई थी पूरी जली हुई थी। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर के अंदर ताला तोड़कर घुस के उसके घर में आग लगाया गया है। प्रार्थी के उक्त शिकायत पर अपराध धारा 457, 436, 427 भद अभिकृत अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया है और आरोपी की पता तलाश जारी है। सर, ऐसी जानकारी है कि जो प्रार्थी है उसके पुत्र के साथ बीती रात झगड़ा हुआ था, उसके बाद ये सब घटना हुआ है। इस पे कोई अभी इस संबंध में कुछ विशेष पुष्टि नहीं हुई। प्रार्थी या प्रार्थी के उसके पुत्र को बुलाकर पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। किसानों को सहकारी समितियों से यूरिया व खाद उपलब्ध कराने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंच जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। किसानों को सहकारी समितियों से यूरिया व खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने की मांग को लेकर गुरुवार को समाजवादी पार्टी की प्रदेश महासचिव दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा और समितियों के माध्यम से जल्द खाद व यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव नियाज खान ने कहा कि सहकारी समितियों में यूरिया व खाद की कमी होने से बाजारों में ब्लैक में दुगनी कीमतों पर यूरिया व खाद बेचे जा रहे हैं। उन्होंने गेहूं का धान की खेती के लिए समय पर खाद व यूरिया उपलब्ध कराने की मांग का ज्ञापन सौंपने के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस संबंध में पार्टी के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। आज की महंगाई को लेकर आए हैं। रबी की फसल में यूरिया खाद किसानों को बहुत महंगी मिल रही है और सरकारी दुकानों में मिल नहीं रही है, प्राइवेट में काला बाजारी में मिल रही है, ज़्यादा रेट मिल रही है। इसके उपलक्ष्य में आया हूँ। मैं गोविंद प्रसाद शुक्ला, प्रदेश समाजवादी पार्टी प्रदेश। काला बाजारी हो रही तो उसे कहीं पर आपने कोई शिकायत देगी है, कहीं पर कुछ ऐसा सुना है? लोगों ने आगे बताया है कि हमको सहकारी समिति की जो दुकानें हैं वहाँ नहीं मिल रही खाद, अन्य दुकानों में प्राइवेट दुकानों में मिल रही है, जिसमें कि उचित रेट न लगे, जहाँ डबल रेट में देते हैं, डेढ़ रेट में बेचते हैं। मैं मोहम्मद नियाज खान, प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ की ओर से माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम से ज्ञापन देने आया हूँ कि यूरिया खाद अभी गेहूं में पानी लगने के बाद की आवश्यकता है जो सोसाइटी में भी उपलब्ध नहीं है, जिससे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। दुकानों में जो प्राइवेट दुकानें हैं शहर या ग्रामीण में वो डबल रेट पर यूरिया खाद बेच रहे हैं। काला बाजारी रोकी जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि खासतौर से सोसाइटी में वो खाद अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि जनमानस को, किसानों को तकलीफ न हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई 3 के विश्व बैंक कॉलोनी निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची भिलाई 3 पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक प्रदीप देवांगन आर्थिक तंगी की वजह से कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहा था। मृतक ने उमदा रोड गणेश इंजीनियरिंग वेल्डिंग दुकान की छत के हुक में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।